was the main motto of French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति में आर्थिक समानता प्रबल था. इकोनॉमिक इक्वलिटी was the main motto of French Revolution. और उन्होंने अमेरिकी क्रांति को सफल क्रांति का उदाहरण माना. US Revolution was the successful revolution. उन्होंने अमेरिकी क्रांति को सफल क्रांति का उदाहरण माना क्योंकि यह स्वतंत्रता के लिए की गई थी. Because US Revolution was aiming for liberty. Aiming for liberty इसका मतलब है US Revolution किसका पार्ट थी? एक्शन का. फ्रेंच रेवोल्यूशन किसका पार्ट थी? वर्क और लेबर का. और ये भी आपको याद दिला दें कि जब उन्होंने ये बात कही कि यूएस रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उन्होंने कहा कि यूएस रेवोल्यूशन एक्शन का पार्ट था और आज़ादी यूएस रेवोल्यूशन में मिली. तो कहीं ना कहीं एक शब्द में हम अंतर कर सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड लिबरेशन. और लिबरेशन का मतलब होता है आर्थिक मुक्ति. लिबर्टी का मतलब होता है कि राजनीतिक नैतिक आजादी. तो आप देखेंगे इसलिए मार्क्सिस्ट किसकी बात करते हैं? लिबरेशन. लिबरेशन का मतलब होता है कि आर्थिक विषमता खत्म हो जाए. लिबर्टी में ऐसा होता है कि तानाशाही शासन न रहे. तो उनका यूएस रेवोल्यूशन बिकेम सक्सेसफुल क्योंकि अमेरिका में एक बार संवैधानिक शासन आया, फिर बाद में चलता रहा. फ्रांस में संवैधानिक शासन आया, बाद में फिर उसको टेक ओवर कर लिया गया. और उन्होंने इस बात से ये भी प्रमाणित करने का प्रयास किया. इसलिए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किसके लिए की गई थी? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किसके लिए थी? इसका मतलब उनका ये भी बताने का प्रयास था कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वाज अ फेल्ड और 1991 में वो फेल हो गई. सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया. तब तक हन्नान नहीं रही. 75 में शी वाज डाइड इन 75. तो अगर 75 में उनकी मृत्यु हो गई, वो रही तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल. यह उनका क्रांति का विचार है. यही पूरा हन्नान का चिंतन है. लास्ट में जरा हम उनके इवैल्यूएशन कर लें तो उनका कहाँ पे श्रेणी है? उदारवादियों में है, मार्क्सवादियों के नजदीक है, वो कहाँ पे आती है? लास्ट में जरा उनका इवैल्यूएशन कर लें. इतना पढ़ के हमने क्या निकाला हो कि किसके समीप है? उदारवादियों के या मार्क्सवादियों के? इसमें आपने लिख लिया कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वाज आल्सो एमिंग फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक नीड, नेसेसिटी. फ्रीडम से नहीं थी. यूएस रेवोल्यूशन वाज गाइडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. ये उन्होंने अंतर किया. अब अगला हम देखें कि उनका इवैल्यूएशन करें कि लास्ट में उनको कहाँ रखा जा सकता है. ऐसा कहा जाता है कि देखिए, एक चिंतन है लिबरल, एक चिंतन लिबरल है, और दूसरा है मार्क्सिस्ट. फासिस्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. लिबरल है, मार्क्सिस्ट है. हन्नान को इस कैटेगरी में रखना बड़ा मुश्किल है. अच्छा, व्हाई वी कांट पुट हन्ना अरेंट अंडर लिबरल कैटेगरी? क्योंकि वो समुदाय की बात लगातार कर रही हैं. लिबरल्स बिलीव इन द प्रेमेसी ऑफ इंडिविजुअल. उन्हें लिबरल श्रेणी में रखना कठिन है क्योंकि वो लगातार समुदाय की बात करती हैं. और एक खास बात है, लिबरल्स जब बात करते हैं तो
लोकतंत्र की बात करते हैं, पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हन्ना आरेंट ने गणतंत्रवाद की बात की है, तो कई मामलों में लिबरल को ज्यादा करेक्ट कर रही हैं। पर लिबरल क्या मतलब क्या है? व्यक्ति पहले आता है, समुदाय को पहले उन्होंने कर दिया। मार्क्सिस्ट में समुदाय तो पहले आता है, लेकिन तानाशाही स्थापित हो गई, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल। रसिया में यही तो हुआ। और मार्क्सिस्ट एक्शन पर ध्यान देते हैं या वर्क और लेबर पर? दे आर मोर एम्फेसाइजिंग ओवर वर्क एंड लेबर, और इसीलिए वायलेंस की बात हुई। मार्क्सवादी में टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की बात हुई, सर्वाधिकारवादी शासन आ गया। इसलिए कहा जाता है कि नीदर इज लिबरल, न तो उदारवादी हैं न मार्क्सवादी हैं, फांसीवादी श्रेणी में रखना ही कठिन है। इसलिए हन्ना आरेंट के बारे में फिर कंक्लूजन क्या आएगा कि शी वॉज अ रिपब्लिकन कम्युनिटेरियन। वो समुदायवादी थी और गणतंत्रवादी थी। वो समुदायवादी थी, गणतंत्रवादी थी, और दूसरा वो फिलोसफर के बजाय उन्होंने जीवन के अपने आंतरिक अनुभवों को बताया। तो इसके बारे में कहा भी जाता है कि कहा जाता है इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ एन इनर साइडर। ये एक अनुभव था, ये कोई सिद्धांत नहीं था। एक्सपीरियंस वॉज एन इनर साइडर। तो कहा भी जाता है उनके ऊपर जो बीती वही उन्होंने बता दी। जैसे उन्हें जर्मनी से निकाला गया, फिर वो दर दर भटकी, आजादी खोया, देश खोया। इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ इनर साइडर। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने खुद दुनिया देखी थी। टाइटैनिक आपने देखी? व्हाट वाज टाइटैनिक? इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ एन ओल्ड लेडी। तो ऐसे ही हन्ना आरेंट ने, वो कहा जाता है हन्ना आरेंट ने सिस्टमेटिकली कुछ नहीं लिखा, बल्कि जीवन में जो देखा उसी को लिख दिया। So therefore, it's very difficult to categorize and put her under any particular category। या किसी विशेष उनको क्षेत्र में रखेंगे, वैसा बड़ा ही मुश्किल है। ये वही उनका मूल्यांकन है। लेकिन क्या हन्ना आरेंट की आलोचना संभव नहीं है? वाई वी कैन क्रिटिसाइज हन्ना आरेंट? अब लास्ट में आपको बता दें, ये बात स्पष्ट है, उदारवादी भी नहीं है, मार्क्सवादी भी नहीं है, फांसीवादी होने का सवाल पैदा नहीं होता। शी इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स कम्युनिटेरियन रिपब्लिक। और वो उन्होंने कोई चीज सैद्धांतिक रूप में लिखने के बजाय अपने ऊपर बात कही। हिंदी में बात कही है, जाके पैर न फटी बिवाई, सोका जाने पीर पर आई। इट वॉज एन एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहती थी। जैसे आजकल फेसबुक से शेयर करते हैं, वो उन्होंने आपसे शेयर कर दिया। तो लास्ट में जरा उनकी क्रिटिसिज्म देख ले कि आखिर में उनकी आलोचना कैसे हो सकती है। उनकी आलोचना कैसे होगी? तो पहला, आपने याद रखा होगा कि शी वॉज वेरी मच क्रिटिक ऑफ प्लेटो। प्लेटो को पानी पी पी की आलोचना करती थी। और प्लेटो की आलोचना का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि प्लेटो ने कह दिया था कि व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं। देयर आर ओनली 3 डायमेंशंस ऑफ सोल ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या कहा? व्यक्ति के जीवन में कितनी गतिविधियां होती हैं? अब बताइए, आप इस समय क्या कर रहे हैं? आप इस समय लेबर कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं? आप इस समय क्या कर रहे हैं? एंड दैट इज अ डिफिकल्टी। हम ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब कोई पेंटर है, अब पेंटर पेंटिंग कर रहा है, और पेंटिंग है किसी फ्रीडम फाइटर की। इट कैन गिव अ पॉलिटिकल मैसेज, दैट इज एक्शन। और पेंटिंग से जो व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है उसको आजीविका भी मिली, तो क्या है? वर्क। इसलिए उन्होंने जो गलती, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपने घर में किसी व्यक्ति से बहुत नाराज होते हैं कि वो बड़ा डिक्टेटर है, आदेश देता है, लेकिन अनचाहे रूप में उसी की विसंगति हम में आ जाती है। हमारा व्यवहार बिल्कुल वैसा हो जाता है अनकॉन्शियसली।
वही हन्ना अरेंट, जब आत्मा को तीन विशेषता में नहीं बांटा जा सकता तो मानव की गतिविधि तीन ही कैसी होगी? क्योंकि ऐसा जैसे आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये वर्क है, क्योंकि पशु तो लिखता पढ़ता नहीं, लेबर तो आप नहीं कर रहे हैं, कंफर्म है। पशुओं कभी आपने लिखते पढ़ते देखा है? या किसी अपने पेट से होमवर्क कराइए अपना, वो नहीं कर पाएगा। तो ये वर्क है, इसमें तो कंफर्म है। लेकिन आप यही पढ़ाई लिखाई करके, और मेरे तो एक स्टूडेंट है जिसमें बड़ी नेतागिरी कर रहे हैं दोस्त, तो बड़ी नेतागिरी कर रहे हैं, तो अब सवाल है कि यही पढ़ाई लिखाई करके आप में नेता बनने का सपना जाग जाए तो क्या हो जाएगा? एक्शन। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या कौन गतिविधि है? ये उनकी आलोचना है। हंडारण्य समाप्त। इसी के साथ वेस्टर्न थिंकर खत्म। अब जरा हम जितना पढ़े हैं सबको कंपेयर कर दें लास्ट में, अभी तक हमने क्या पढ़ा, और तब तक आपका एक सवाल कुछ। अच्छा देखिए, किसी ने थोड़ा से स्पेलिंग मिस्टेक्स हमेशा ध्यान में रखिए। इस लेवल पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी समस्या नहीं, स्कूलिंग की प्रॉब्लम है। जहां भी आपने स्कूलिंग की वहां पे टीचर ने स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दिया, और मेरा काम आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सही करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये ब्लंडर। इस लेवल पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नेवर एक्सेप्टेड। अब जरा सोच के देखिए, सिविल सर्वेंट काम कितना बड़ा होता है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है, ड्राफ्टिंग सारे सिविल सर्वेंट करते हैं, उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराएंगे सरकार की, और ताऊ छोड़ेगा, ठांस के बाहर कर देगा, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। पहले तो सिलेक्शन प्रॉब्लम आएगी। तो आप याद रखिए, इसको दूर करिए, पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए कोई चीज। हमने फिर कहा स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं दिखाता, लेकिन स्कूलिंग की प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम आ गई है, उसको करेक्ट करिए। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन एनी केस। देखिए किसी ने क्या लिखा है, अब इसमें मैं किसी का नाम नहीं पूछता, ये बात सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया, इसको तो कमी बताना मेरा काम होता है। इसीलिए अरिस्टोटल ने कहा व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट इन लाइफ, लिविंग विथ अ मास्टर। टीचर के साथ रहना, बड़े बुजुर्ग के साथ रहना सबसे कठिन है, क्योंकि वो हमेशा ये करो, ये मत करो, ये मत करो। उन्होंने लाइफ में ऐसा देखा हुआ है। जैसे हम क्या होता है कि अपने पेरेंट्स बहुत नाराज होते हैं, यार हमेशा ताऊ खिटखिट करता रहे, ये करो ये करो, माँ हमेशा तुम चुप बैठ, बेकार की बात करती है। वो आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, वो आपके जीवन में आपको वो देखना चाहती है जो उसने गलतियां कर रखी हैं, वो आप में नहीं देखना चाहती। परसेप्शन का फर्क है। हमें लगता है हमारी आजादी, निजता, निजता। कमरा बंद करके व्हाट्सएप पे टिप 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 कर रहे हो, क्या निजता है? पढ़ो। अब उसे मान इंटरफेयर कर दिया तो निजता है, ठास देना चाहिए। इसे याद रखिए। इसलिए बच्चे एकदम अजीब सी बात मान लेते हैं। तो मैंने अब देखिए कितना ब्लंडर है यहाँ पर, बीच में नहीं, बीच में होता है। तो आप स्पेलिंग मिस्टेक समझते देखिए, बीच में चेयर खाली होने के बावजूद होता है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। लोग चलने वाले रास्ते में चेयर लगाते हैं जिससे चलने में दिक्कत होती है। अब देखिए, अब आप स्पेलिंग में, लेकिन भाई ऐसा मत करिए यार, फ्रीडम किसी की बाधित मत करिए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कर रहे हैं, अदर रिगार्डिंग। कुछ लोग अदर रिगार्डिंग एक्शन करने में खूब मजा उनको आ रहा है। अदर रिगार्डिंग एक्शन करने वाले लोग कहाँ है? आप याद देखिए, आपने पढ़ा कि अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसा चेयर मत लगाइए दूसरे के चलने में बाधा उत्पन्न हो। लेकिन आप भी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ठीक करिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स सेल्फ रिगार्डिंग है, अदर रिगार्डिंग। हमारे किसी ने पूछा है कि हमारे युग बुर्जुआ युग ने वर्ग विरोध का सरलीकरण कर दिया है। आवर इपॉक, द इपॉक ऑफ बुर्जुआजी हैज सिंप्लीफाइड द क्लास एंटागोनिज्म। अब हमारे युग बुर्जुआ युग ने वर्ग विरोध का सरलीकरण, ये प्रश्न है भाई, सीधी सी बात है। हमने आपको बताया था पूंजीवाद में क्रांति क्यों होती है, वही सारे कारण लिखना है। यानी वर्ग पहले से था, वर्ग विभाजन पहले से था, वर्ग विरोध पहले से था,
क्रांति पूंजीवाद में क्यों हुई? पूंजीवाद ने भौतिक परिस्थितियां पैदा कर दी। तो पूंजीवाद ने भौतिक परिस्थितियां कौन सी पैदा की, ये लिखना है कि उद्योग आया, मजदूर इकट्ठे हुए, शहरों में लोग आ गए और वर्ग चेतना हुई और उसके बाद क्रांति। क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र रिपब्लिक में एक समान मान सकते हैं? काफी हद तक, काफी हद तक, एग्जैक्टली नहीं। क्या करें? अब देखिए, अभी सब बहुत बुद्धिमान लोग हो गए हैं तो अब हन्नान, अब हम कंपैरिजन कर दें आपको हन्नान पे। अच्छा, हन्नान पे जो भी सवाल आप देखें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया भी है। अब जरा जितनी बात हमने पढ़ी उसको कंपेयर कर दें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा जरा इसको कंपेयर कर दें, और फिर मंडे से हम इंडियन थिंकर शुरू करेंगे। तो भारतीय विचारक बड़ा सरल है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब पहले पढ़ के आइएगा। और जो लोग अगर कोई बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं, इंडियन थिंकर के लिए इग्नू का अगर बीए थर्ड ईयर का आपके पास अगर नोट्स आप ले लीजिए, इंडियन थिंकर्स में ठीक लिखा गया है। सारे तो आपको नहीं पढ़ने, जितने सिलेबस में उतना ही है। इग्नू का बीए थर्ड ईयर का, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। वैसे आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, नोट्स आप पढ़ लीजिए। जो लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने बता दिया। बीए थर्ड ईयर ऑफ इग्नू इज मोर बैलेंस। क्या करें, क्या करें? वेस्टर्न के लिए, वेस्टर्न के लिए अब हमने सुब्रता मुखर्जी की एक दिल्ली विश्वविद्यालय से बुक आती है, सुब्रता मुखर्जी की हिंदी से अनुवाद होती है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय। तो उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं वेस्टर्न थिंकर के लिए। और इंग्लिश में उनकी बुक आती है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय सुब्रता मुखर्जी एंड रामास्वामी। इसको आप देख सकते हैं बुक पढ़ना हो तो। वैसे मैंने फिर कहा, अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। कोशिश 150 शब्द में लिखना है। अभी देखिए एग्जाम का नेचर एकदम चेंज हो गया है। ज्यादा समस्या तो आ रही कि यकीन मानिए जो लोग मेंस दे रहे हैं, मैं तो अभी देख रहा हूँ, वो 20 वाला पूछा जा रहा है, 15 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो लिखने का है, और बहुत ज्यादा पढ़ के, और जरा सोच के देखिए, अब टाइम मैनेजमेंट करना, 150 शब्द में लिखना, इट्स मोर हार्ड, मतलब बहुत ही कठिन है। तो आप हमेशा प्रोफेशनल अप्रोच अपनाइए। मैंने इसलिए किताब पढ़ी है भाई, जिसको मान लीजिए 2-3 साल बाद एग्जाम देना चाहता हो पढ़ ले, लेकिन जिसके पास शॉर्ट टाइम है, इमीडिएट टारगेट है, उसको हमेशा जरा कॉस्ट बेनिफिट देखना चाहिए। हम कितना पढ़ेंगे, एग्जाम का नेचर देखिए, और सारे क्वेश्चंस को एक बार देख डालिए कि क्या जो हमने पढ़ा उस आधार पे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और क्वेश्चन हो जा रहे थे, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, कोई भी आप बुक पढ़ के देखेंगे, जो आपको हमें नोट्स बता दिए, सब डायमेंशन आपको किसी बुक में मिल नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए कभी पढ़ के, सारी बात नहीं मिल पाएगी। क्योंकि एक थिंकर मान लीजिए एक फील्ड में लिखा है, दूसरे में सुब्रतो मुखर्जी में न तो ग्रामस्की है, न हन्ना अरेंट है, ये किसी बुक में नहीं। तो आप ओपी गाबा में आप देख सकते हैं, ओपी गाबा जो लिखते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, उससे पूरी बात आपको स्पष्ट नहीं होगी। कहने का मतलब है कि एक बार आप ये बात जरूर इवेल्युएट करिए कि आखिर में हम बुक पढ़ें तो हमारे पास कितना समय है। एक ही फार्मूला सभी के लिए कभी भी अप्लाई नहीं होता। तो बी अवेयर अबाउट दैट, डोंट बी द फॉलोअर अप। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ बुक, किसी ने कह दिया बुक पढ़ना है, पढ़ना ही है, दूसरे ने पढ़ा इसलिए मैं पढ़ना है। आप पहले अपनी कंडीशन देखिए, समय को देखिए, टारगेट देखिए, फिर अप्रोच बना के पढ़िए। और ये हर जगह यही लागू होता है, चाहे जीएस में हो, ऑप्शनल में हो, हर जगह फार्मूला एक है। तो अच्छा, अब जब हम कंपेयर कर दें कभी तक हमने क्या पढ़ा, अच्छा कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहला, ग्रीक एज में क्या पढ़ा? ग्रीक एज में पढ़ा प्लेटो, एरिस्टोटल। अब देखिए उनकी बहुत बहुत सारी विषमताओं के बावजूद उनके विचारों में कुछ समानताएं हैं। जैसे अब हम विषमता को नहीं देखेंगे, लेकिन समानता हमने क्या देखा, द मॉरलिटी, नैतिकता का अध्ययन,
तो पूरा चिंतन कैसे है, राज्य कैसे है, मॉरल। राज्य कैसे है, मॉरल। व्यक्ति कैसा है, मॉरल। यहाँ पे बिल्कुल मॉरलिटी, हर चीज में नैतिकता आती है। राज्य है, सरकार है, इट्स नेचुरल, मॉरल, तो ये बात हमेशा ऐसी करते हैं। दूसरा, मॉडर्न डेज में क्या पढ़ा हमने, मैकियावेली। तो मैकियावेली चिंतन बदल गया। यहाँ पे क्या हो गया, इंडिविजुअल इज नॉट अ मॉरल, लेकिन पावर, want to become powerful, selfish, egoist। और मैकियावेली ने राज्य के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत फिलोसफर था, नहीं डिप्लोमेट था। उसने राज्य की उत्पत्ति ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। हाँ, शासन के बारे में जरूर कहा कि गवर्नमेंट राजा का भी होनी चाहिए, रिपब्लिकन भी हो सकती है। वो दोनों किताबों से अलग अलग बात कही। और उसने पूरा अपना ध्यान कहाँ पे रखा, स्टेट क्राफ्ट पे। और आप देखेंगे कि हॉब्स की बात भी लगभग इसी डायरेक्शन में जाती है, थोड़े से अंतर में। हॉब्स थोड़ा सा फिजिक्स का, ज्योमेट्री का प्रयोग करता है। अदरवाइज हॉब्स और मैकियावेली के विचार लगभग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। बस हॉब्स में ये पॉइंट हटा देंगे, स्टेट क्राफ्ट नहीं है। सारे हॉब्स में मैकियावेली के विचार एक ही दिशा में जाते हैं। अब आप देखेंगे लिबरल थिंकिंग में, लॉक एंड लिबरल में क्या होगा, आप देखेंगे कि व्यक्ति को निश्चित तौर पर, यानी एटोमिस्टिक सोसाइटी, अणुवादी समाज को मानते हैं, मानव की आजादी की बात करते हैं, लिबर्टी की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, संवैधानिक शासन की बात करते हैं। चौथा, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। याद रखिए, लॉक और बिल में तमाम विसंगतियां होंगी, लेकिन ये बात समान है। लॉक और बिल में हो सकता है तमाम डिफरेंसेस हों, लेकिन बेसिक लिबरल टेंडेंसी की जैसी है। यह है कि नहीं है। हाँ, बस एक फर्क है, मिल ने व्यक्ति को नैतिक कह दिया, लॉक ने उतनी स्पष्टता से बात नहीं कही थी। अब राज्य क्या है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। व्यक्ति का स्वभाव अपना ध्यान देने वाला है। और देखिए, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन एक है जो भी हमने पढ़ा अभी तक। तो मार्क्सिस्ट क्या मानते हैं, कम्युनिटी पर बल देते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। यानी ग्रामस्की मार्क्स में कोई भी अंतर होगा, लेकिन यहाँ पे समानता होगी। कैपिटलिज्म के विनाश की बात करते हैं, पूंजीवाद के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और इसलिए इनके वर्ड एकदम अलग अलग हो जाते हैं। इसे ध्यान से आप देखें, लिबरल्स के टर्म्स अलग होंगे, मार्क्सिस्ट के टर्म्स अलग होंगे। तो वो पूंजीवाद के विनाश की बात करते हैं, तथा कहीं न कहीं क्लास और क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। इस तरीके से एक बार पूरे सिलेबस कंपेयर करने का प्रयास करिए। बाकी मंडे को इंडियन थिंकर शुरू होगा।